हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का पीडब्ल्यू यूपीपीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और सर्वप्रथम बैच फाउंडेशन नंबर 2026। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। राहुल, सागर, रुखसार, अभिषेक, नूतन, चेतन, मनोज, अनुपम, चांदनी, वर्षा, दीपा, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। और आज आपका तीसरा लेक्चर होगा, शायद तीसरा क्या चौथा लेक्चर होगा ना। तो आज हम लोग का शासन प्रणाली समाप्त होगा और कल हम लोगों ने शासन प्रणाली के संसदीय व्यवस्था को पढ़ा था और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत हमने शासन प्रणाली के लक्षण बता दिए, शासन प्रणाली को स्वीकार्यता के कारण बता दिए, शासन प्रणाली के गुण बता दिए, शासन प्रणाली के दोष बता दिए और भारतीय संविधान में शासन प्रणाली के लक्षण कहां कहां दिखाई पड़ते हैं इसको स्पष्ट कर दिया। और लास्ट में मैंने आपको यह भी बता दिया था कि भारतीय संसदीय व्यवस्था किस प्रकार से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से भिन्न है यानी अलग है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी साथी आ चुके हैं सबको वेरी गुड इवनिंग। सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब आगे बढ़िए, जीवन में खूब अच्छे से मेहनत करिए। ईश्वर आपको कुशाग्र बुद्धि वाला बनाए, उससे ज्यादा मेहनती बनाए। क्योंकि किसी भी सफल विद्यार्थी के लिए ज्यादा जरूरी यह नहीं है कि वह कितना कुशाग्र बुद्धि वाला है, किसी भी विद्यार्थी की सफलता के लिए ज्यादा जरूरी यह है वह कितना मेहनती है। तो आपका मेहनती होना बड़ा जरूरी है, आपका हार्ड वर्कर बनना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप मेहनती बनिए, हार्ड वर्कर बनिए। क्लास अंतिमा जी आपके ऐप में रहती है, आपके ऐप पर ही मिलते हैं। मैंने भेज दिया है, शायद आज अपलोड नहीं हुआ, कल अपलोड होगा। आपका नोट्स जो है आज अपलोड नहीं हो पाया, कल अपलोड होगा। टीम को मैंने भेज दिया है, कल अपलोड होगा। मैंने टीम से पूछा भी था, तो कल अपलोड हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। जहां पर स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन है वहीं पर कल मिल जाएगा आपको। तो चलिए आज के सेशन में क्या पढ़ाएंगे हम। आज के सेशन में हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण और दोष बताएंगे। अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण एवं दोष बताएंगे। गुण और दोष बताएंगे। गुण और दोष देखेंगे। उसके बाद परिसंघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, एवं एकात्मक व्यवस्था को समझेंगे। एकात्मक व्यवस्था के लक्षण को समझेंगे। उसके बाद भारत की संघात्मक व्यवस्था किस प्रकार अमेरिकी संघीय व्यवस्था से भिन्न है यह समझाएंगे। मेंस में एक सवाल पूछा जाता है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस प्रकार अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था से भिन्न है। किस प्रकार से भारतीय संघात्मक व्यवस्था अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था से भिन्न है, हम इसे समझाएंगे। ये आज के सेशन का टॉपिक है जो हमको आज कवर करना है। ठीक है, चलिए तो रेडी हो जाइए सब लोग। कल हमने आपको संघात्मक व्यवस्था के लक्षण बता दिए थे। आज हम आपको संघात्मक व्यवस्था के अध्यक्षीय व्यवस्था के क्या है या इसके गुण क्या है
गुण क्या है या इसके महत्व क्या है, ये चारों शब्द का एक ही मतलब होगा। तो शब्दों से परेशान मत हुआ करिए, चाहे गुण कहा जाए, चाहे लाभ कहा जाए, चाहे महत्व कहा जाए, चाहे उपयोगिता कहा जाए, चाहे भूमिका कहा जाए, सब एक ही बात है। और फिर इसके विपक्ष में देखेंगे, इसके विपक्ष में इसका हानि देखेंगे यानी या दोष देखेंगे, या इसकी चुनौतियां या इसकी चुनौतियां या समस्या देखेंगे, या इसकी चुनौतियां या समस्या देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों को करना है इसमें। तो आइए देखते हैं कि अध्यक्षीय व्यवस्था के क्या गुण और दोष होंगे। मैं चाहूंगा कि अब आप सोचें, क्योंकि कल मैंने आपको संसदीय व्यवस्था में हल्का हल्का सोचने का अवसर दे दिया। मैंने इतना कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया कि अब सोचने के लायक आप बन गए हैं। आपको अध्यक्षीय व्यवस्था के सारे लक्षण पता हो गए हैं कि अध्यक्षीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग होते हैं। कार्यपालिका अपने विधायिका के प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह नहीं होती है। कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। मंत्रियों का चयन सदन के बाहर से हो सकता है। निम्न सदन का विघटन नहीं होता है। कल ये लक्षण मैंने आपको बता दिए थे, कल मैंने ये लक्षण आपको बता दिया था। अब मैं चाहूंगा कि आप इसके गुण समझें। इसका पहला गुण क्या होगा? स्थिर सरकार होगी। स्थिर सरकार होगी। जब कार्यपालिका को विधायिका हटाने की शक्ति नहीं रखती है, जब कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, तो संसदीय व्यवस्था की तरह अध्यक्षीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका, उसी को बोलते हैं विधायिका, उसी को बोलते हैं आपका लोकसभा, सरकार को हटा नहीं सकती। सरकार का कार्यकाल निश्चित हो जाता है, और सरकार का कार्यकाल निश्चित होगा तो अस्थिर सरकार होगी या स्थिर सरकार होगी? स्थिर सरकार होगी। यही संसदीय व्यवस्था का दोष बना था। संसदीय व्यवस्था की बुराई क्या थी? वहां पर अस्थिर सरकार होती है। और अध्यक्षीय व्यवस्था की अच्छाई क्या है? यहां पर स्थिर सरकार होती है। अच्छा, स्थिर सरकार होगा तो लाभ क्या होगा? वहां पर अस्थिर सरकार होती थी, इसलिए सरकारों का ध्यान अपने आप को बचाने में होता था, दीर्घकालिक योजनाओं को बनाने में नहीं। यहां पर स्थिर सरकार है, इसलिए सरकारों का ध्यान, ये मेंस है, ध्यान रखिएगा, ये मेंस में आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं। इसलिए सरकारों का ध्यान दीर्घकालिक योजनाओं में लग पाता था। दीर्घकालिक योजनाओं, सरकारों का ध्यान दीर्घकालिक योजनाओं में लग पाता था। इससे क्या होगी? इससे क्या फायदा होगा? तो जब स्थिर सरकार होगी तो नीतियों में निश्चितता आएगी। क्या आएगी? नीतियों में निश्चितता आएगी। निश्चितता आएगी। अस्थायी रूप से नीतियां काम कर पाएंगी। इसका एक लाभ यह होगा। साथ ही साथ सबसे बड़ा लाभ, संसदीय व्यवस्था में मंत्रियों का चयन सदन के भीतर से होता था। कल मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि आप अपना टीचर केवल बनारस से चयनित कर सकते हैं। इसलिए सरकारों का संचालन अयोग्य लोगों के द्वारा होता था। योग्य लोग शासन प्रणाली में नहीं आ पाते थे, सरकारों में नहीं आ पाते थे। लेकिन अध्यक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत यदि कार्यपालिका चाहे, यदि सरकारें चाहें, तो मंत्रियों का चयन सदन के बाहर से कर सकते हैं। यानी कि मंत्रियों का चयन करने के लिए वह पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। और अगर आपको कह दिया जाए कि भैया पॉलिटी पूरे भारत से जिस टीचर से पढ़ना चाहो आप पढ़ो, मैं आपको कोर्स दिला दूंगा, तो आपको अच्छे टीचर मिलेंगे, खराब टीचर मिलेंगे? सर अच्छे टीचर मिलेंगे। तो आपकी तैयारी योग्य शिक्षकों के मार्गदर्शन में होगी या अयोग्य शिक्षकों के? नहीं सर, अगर ऐसा मौका मिल जाए, अगर हमें अपने टीचरों का चयन करने का मौका पूरे भारत भर से मिल जाए, तब तो हमारी टीचिंग, हमारी तैयारी योग्य लोगों के निर्देशन में होगी। ठीक उसी प्रकार से अध्यक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रियों का चयन सदन के बाहर से भी हो जाता है। इसलिए शासन का संचालन योग्य लोगों के द्वारा होता है। समझना है, रटना नहीं है। पॉलिटिक्स को बस समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, अच्छाइयां बुराइयां अपने आप निकल जाएंगी।
शासन का संचालन योग्य लोगों के द्वारा होता है, योग्य लोगों के द्वारा होता है। एक बात बताएं सर, बताइए, संसदीय व्यवस्था की जो अच्छाई थी वो यहां बुराई बन गई है, और संसदीय व्यवस्था की जो बुराई थी वो अध्यक्षीय व्यवस्था की अच्छाई बन गई। यही तो मैं समझाना चाहता हूं आपको, मैं यही खेल तो आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट अगर समझ लोगे तो दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा, सब एकदम कहानी की तरह क्लियर होती जाएगी। जो संसदीय व्यवस्था की बुराई थी वही अध्यक्षीय व्यवस्था की अच्छाई बन जा रही है। संसदीय व्यवस्था में एक और बुराई थी, क्या? हमने कहा था कि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरों से जुड़े रहते हैं, इससे वहां पर मत भिन्नता आती है, और यहां पर राय में यानी कि मतों में एक रूपता रहती है। मतों का मतलब रायों में एक रूपता रहती है, एक रूपता रहती है। जाहिर सी बात है, जब सारा निर्णय पापे को लेना है, मम्मी का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो पापा जिससे चाहे जो वादा कर ले, पूरा तो आपे को करना है, रोकने वाला कोई है ही नहीं है। और भारत में क्या होता है, पापा मोहल्ले में डिसीजन लेकर आते हैं, यहां मम्मी पलट देती है, यहां मम्मी पलट देती है, पापा कुछ कहते हैं, मम्मी कुछ कहती है, इसलिए सही डिसीजन हो ही नहीं पाता है। कई बार आप खुद फंस गए होंगे, मामा के यहाँ शादी में जाना था, अच्छे अच्छे कपड़े आए थे, आप लोग कपड़े पहन के तैयार हो रहे थे, तब तक मम्मी ने कहा हम उनके क्या नहीं जाएंगे, उन्हें वो भी तो हमारे क्या शादी में नहीं आई थी, वो तो हमसे बोलती भी नहीं है, अभी बुआ की शादी में मिली थी, हमसे बात नहीं कर रही थी, हम नहीं जाएंगे शादी में। पापा कह रहे चलो भैया, छोटी छोटी बातें होती रहती है, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, मिश्रा जी शादी में नहीं आए। मम्मी कहती नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, जाना हो तो आपको जाइए, अपने बच्चों को लेकर जाइए, मैं तो नहीं जाने वाली हूं। और इसी बात पे सारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। बच्चे बेचारे तैयार थे कि आज चाउमीन मिलेगा, बर्गर मिलेगा, कुल्फी मिलेगी, चाट मिलेगा, मजे से खाएंगे, इधर पापा मम्मी में लड़ाई हो गई, सारा प्रोग्राम में फेल हो गया। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है कभी? ऐसा आपके घरों में कभी हुआ है कि नहीं है? हुआ है, क्योंकि आपके घरों में संसदीय व्यवस्था है, आपके घरों में दोहरी कार्यपालिका है, आपके घरों में पापा मम्मी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, इसलिए यह दिक्कत आपके घरों में आती है। लेकिन जिस घर में मम्मी की कोई भूमिका नहीं है, सर्वे सर्वा पापा ही होते हैं, पापा ही सारा डिसीजन लेते हैं, वहां कभी भी मत भिन्नता नहीं होती है। पापा का आदेश ही अध्यादेश बन जाता है, पापा के द्वारा कहा गया कथन ही कानून बन जाता है, वही घर का नियम बन जाता है, जो डिसीजन कह दिया सो कह दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज ही ऐसा हो रहा है चेतन कश्यप, आज क्यों ऐसा हो रहा है? एक बार अपना मोबाइल थोड़ा सा आप धीमे कर लीजिए, आपका वॉइस बहुत तेज तो नहीं है। चेतन कश्यप जी कह रहे हैं सर आज ऑडियो में पता नहीं क्या हो गया, आवाज बहुत चुभ रही है। क्या वास्तव में आप लोगों के साथ भी ऐसा है? अगर सबको आवाज चुभ रही है, इसका मतलब इस माइक में दिक्कत आई है, तो मैं सही कर रहा हूं। अगर केवल चेतन कश्यप के साथ ऐसा है, तो इसका मतलब चेतन कश्यप का मोबाइल का ऑडियो कुछ ज्यादा तेज हो गया है। जरा कमेंट करके बताइए, आप सभी बच्चों को आवाज सही से सुनाई दे रही है कि आप लोगों को सबको आवाज तेज लग रही है? अगर सबको तेज लगे मैं सही करा दूं। अविनाश त्रिपाठी जी कह रहे हैं ऑल ओके सर, इसका मतलब चेतन भैया आपकी दिक्कत है, चेतन भैया आपकी दिक्कत है। जैसे अगर आप अपने पानी वाले के पास फोन लगा के कहें, जहां से आपकी पानी की सप्लाई होती है, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, अगर वास्तव में टंकी से पानी नहीं आ रहा होगा तो किसी के घर में पानी नहीं जाएगा। अगर मोहल्ले के और लोग कह रहे हैं कि हमारे घर में तो पानी आ रहा है, तो इसका मतलब जिसके घर में पानी नहीं आ रहा उसका नल खराब है, उसका नल खराब है। ठीक उसी प्रकार से अगर अन्य बच्चों को क्लास सही से सुनाई दे रही है, उनको वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम चेतन भैया की मोबाइल से है, वो प्रॉब्लम चेतन भैया के मोबाइल का है। इसको भी एग्जाम्पल से समझा दिया मैंने आपको। अब मामला सही है ना? तो चेतन जी थोड़ा मोबाइल कम ज्यादा कर लीजिए, सही हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भैया ये सारे प्रॉब्लम समझ में आ गई। मैंने 1 2 3 4 5 मैंने अच्छाइयां बता दी आपको। यह अध्यक्षीय व्यवस्था की अच्छाई है। अगर भारत भी अध्यक्षीय व्यवस्था को अपनाता तो भारत में स्थिर की सरकारें होती। जो 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी वैसा नहीं होता।
सरकारों का ध्यान दीर्घकालिक योजनाओं पर रहता है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनती, केवल अपने आप को बचाने का काम सरकारें नहीं गिरती करती। नीतियों में निश्चितता होती है, जो छोटी छोटी योजनाएं बनती है, बड़ी योजनाएं नहीं बन पाती क्योंकि अपने अस्तित्व का खतरा रहता है। हम बड़ा काम करें, पता नहीं कल रहे कि ना रहे, पता नहीं कल हम रहे कि ना रहे। अगर अध्यक्षीय व्यवस्था होगा तो शासन का संचालन योग्य लोगों के द्वारा होगा। भारत में योग्यता की कमी नहीं है, लेकिन बस भारत में संसदीय व्यवस्था है, इसलिए भारत में मंत्रियों का चयन सदन के भीतर से करना पड़ता है, इसलिए कई बार अयोग्य लोगों के द्वारा शासन का संचालन होता है। दिक्कत है? रुको फिर, चलिए भाई, अब आपके पक्ष में कुछ मत आ गए हैं। कश्यप जी, आपके पक्ष में कुछ मत आ गए, मैं सही कराता हूं। भाई टेक्निकल टीम किधर है हमारी? कहां गए सारे लोग? वॉइस थोड़ा बच्चों को बहुत चुभ रही है, ऑडियो थोड़ा तेज हो गई, इसको थोड़ा सही करिए। थोड़ा एक बार आप सुन के देख लीजिए, वॉइस थोड़ा सा इको ज्यादा हो रहा है, इको हो रहा है क्लास में, तो उसको आप सही कर दीजिए ताकि हमारे बच्चों के कानों में कोई दिक्कत ना होने पाए। आवाज एक बांसुरी की तरह जाए, बैंड बाजे की तरह नहीं ना। ठीक हुआ भाई? अब सही हो गया? एक बार आप सुन लीजिए, थोड़ा सा कोई दिक्कत ना हो। अब तो इको नहीं है भाई क्लास में, सबको वॉइस मेरी अच्छी सुनाई दे रही है, आवाज सही लग रही है। अब आप बच्चों को थोड़ा, एक्चुअली नेचुरल मेरी आवाज कुछ तेज है भी, थोड़ा हल्का माइक भी होता, जब हम बोलना शुरू करते हैं माइक ज्यादा तेज काम करने लगता है, ये भी एक दिक्कत है। अब ठीक हो गया भैया? कमेंट करके बताइए सारे लोग, अब ठीक हो गया? ठीक है, बच्चों का कमेंट आ जाए हाँ ठीक हो गया, तब उसके बाद बंद करिएगा। अब हम क्या देखेंगे? अध्यक्षीय व्यवस्था का दोष देखेंगे। अध्यक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत उत्तरदायित्व का अभाव रहता है। उत्तरदायित्व का अभाव रहता है क्योंकि कार्यपालिका अपने विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है, और जब विधायिका के प्रति जवाबदेह ही नहीं है, उसका कार्यकाल निश्चित है, उसको पता है कि 4 साल से पहले कोई माई का लाल हमें हटा नहीं सकता, ऐसा आदमी हमेशा निरंकुश बन जाता है, ऐसा आदमी हमेशा तानाशाह बन जाता है। तो अध्यक्षीय व्यवस्था की एक बुराई है कि सरकारें निरंकुश हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? सरकारें निरंकुश हो जाती हैं। सरकारें निरंकुश, सरकारें निरंकुश हो जाती हैं। सरकारें निरंकुश हो जाती हैं। और क्या होता है? क्योंकि मंत्रियों का चयन सदन के बाहर से होता है, इसलिए जनता द्वारा चुने गए लोग ही कार्यपालिका में नहीं होते हैं, जबकि संसदीय व्यवस्था में जो जनता जिन्हें चुनकर भेजती थी वही सरकार का हिस्सा बनते थे। इसका फायदा होता था कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत एक एक आदमी कई कई मुंडियों का प्रतिनिधित्व करता था, कल मैंने समझाया था। लेकिन अध्यक्षीय व्यवस्था में बहुत सीमित प्रतिनिधित्व होता है और अध्यक्षीय व्यवस्था में, और जबकि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत व्यापक प्रतिनिधित्व होता था। बस 3 बुराइयां हैं इसकी। पहली बुराई है उत्तरदायित्व का अभाव रहता है, दूसरी बुराई है सरकारें निरंकुश हो जाती हैं, तीसरी बुराई है इसकी, तीसरी कमियां है सीमित प्रतिनिधित्व होता है। क्या होता है? सीमित प्रतिनिधित्व होता है। सीमित प्रतिनिधित्व होता है। क्या होता है? सीमित प्रतिनिधित्व होता है। इसमें यह भी ध्यान रखिएगा, सीमित प्रतिनिधित्व होता है, इसको यहां पर इसको ध्यान रखिएगा, सीमित प्रतिनिधित्व होता है। और एक बुराई क्या है? क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग होते हैं, इसलिए कार्यपालिका विधायिका की टांग खींचती रहती, विधायिका कार्यपालिका की टांग खींचती रहती। मतलब नहीं समझ पाए सर? जैसे अगर घरों में काम बांट दिया जाए कि बड़ी वाली दीदी खाना पकाएंगी और छोटी वाली दीदी सफाई करेंगी, दोनों का काम अलग अलग हो जाए, तो दिन भर क्या होगा जानते हैं? जो खाना पकाएंगी वो छोटी वाली दीदी की बुराई करे, देखो कैसे सफाई की है, यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ झाड़ू नहीं लगी, किचन कितना गंदा है, वॉशरूम कितना गंदा है। और छोटी वाली दीदी कहेंगी क्या खाना बना के रख दिया है, ना मिर्चे का स्वाद है, ना टमाटर का, ना नमक का स्वाद है, ना मिर्चे का, ना तीखा लग रहा है, ना मीठा लग रहा, चावल कच्चा है, रोटी कच्ची है, आधी जली हुई है। छोटी वाली दीदी बड़ी वाली की बुराई करेंगी, बड़ी वाली दीदी छोटी वाली की बुराई करेंगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है?
जब कभी भी कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है तो वह क्या करते हैं, एक दूसरे का टांग खींचते हैं। वो उनकी कमी कार्यों की बुराई करते हैं, वह उनकी कार्यों की बुराई करते हैं। और अध्यक्षीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग होते हैं। इसका दुष्परिणाम क्या होता है, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव हो जाता है। अगर आपको मेरा परसों वाला लेक्चर याद होगा, अगर मेरा कल वाला लेक्चर याद होगा, मैंने कहा था भारतीय संविधान निर्माता चाहते थे कि कार्यपालिका और विधायिका के मध्य किसी भी टकराव की संभावना को समाप्त कर दिया जाए। और अध्यक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग होते हैं, जिससे टकराव की स्थिति बनती है। इसीलिए तो संविधान निर्माताओं ने कहा था, भैया हम अध्यक्षीय व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे, हम अध्यक्षीय व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे, हम तो संसदीय व्यवस्था को अपनाएंगे। ओ हो, समझ में आ गया सर। अध्यक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग होते हैं, जिससे उनके मध्य टकराव की स्थिति बनी रहती है। तो इसमें क्या होता है, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव की स्थिति बनी रहती है। अध्यक्षीय व्यवस्था की एक बुराई है कि कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव की स्थिति बनी रहती है। टकराव की स्थिति बनी रहती है। टकराव की स्थिति बनी रहती है। तो मैंने ये बुराइयां बता दी। अब कोई मेंस में एक सवाल आपको दे दे कि अध्यक्षीय व्यवस्था के लक्षण को बताते हुए इसका मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन का मतलब होता है इसकी अच्छाइयां और बुराइयां बताइए। तो आप अध्यक्षीय व्यवस्था का लक्षण भी बता सकते हैं और अध्यक्षीय व्यवस्था की अच्छाइयां और बुराइयां भी बता सकते हैं। लेकिन आज अगर आपने पढ़ के छोड़ दिया तो कल आप ये भूल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आज आपने ये पढ़ के छोड़ दिया तो कल आप भूल जाएंगे। जब आज नोट्स अपलोड हो जाएगा, नोट्स को 3 बार पढ़िएगा और कोई छोटा भाई मिल जाए उसको एक बार समझा दीजिएगा, आओ बताता हूं कि अध्यक्षीय व्यवस्था के क्या लाभ हैं, आओ बताता हूं अध्यक्षीय व्यवस्था की क्या बुराई है। अगर कोई छोटा भाई नहीं है, कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई छोटी बहन नहीं है, कोई आपका मित्र नहीं है, तो दीवाल को सुनाना। आज हमें इमरान सर ने अध्यक्षीय व्यवस्था का गुण और दोष बताया, मैं तुमको बताता हूं, चलो पढ़ो ध्यान से। वहां बेइज्जती भी नहीं होगी, अच्छा बताओ तब भी और बुरा बताओ तब भी। वहां चाहे अच्छा बताइए चाहे बुरा बताइए और बेइज्जती भी नहीं होगी। लेकिन अपनी बात किसी से कहो और अपनी बात आप दूसरे से तब तक नहीं कह पाओगे जब तक आप स्पष्ट नहीं होगे, जब तक आप क्लियर नहीं होगे। कोई भी व्यक्ति अपनी बात दूसरों को तब तक नहीं समझा सकता जब तक वह क्लियर ना हो। और जब आपने अपनी बात दूसरों को समझा दी, इसका मतलब आप क्लियर हो चुके हैं। पढ़ाई में एक काम करना बहुत जरूरी है। लाखों लोग पढ़ रहे हैं, कई लाख विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, कई लाख विद्यार्थी कोचिंग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन 1000 लोगों का होता है, बस, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि पढ़ने मात्र से सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ने के तरीके से सिलेक्शन होता है। आप कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, कितना तैयार करते हैं, कितनी समझ डेवलप करते हैं, इस आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। केवल पढ़ने मात्र से सिलेक्शन होता तो 5 से 6 हजार रुपए में सर्वप्रथम बैच खरीदना एक ठेले वाले की भी बस की बात है, वो भी खरीद लेगा और वो भी पीसीएस बन जाएगा। लेकिन केवल बैच खरीद कर कोई पीसीएस नहीं बन सकता, ध्यान रखिएगा। शिक्षक आपको अच्छा मार्गदर्शन देगा, अच्छा तरीका बताएगा, आपको हर पॉइंट क्लियर करेगा, आपकी कठिन से कठिन चीज़ों को एकदम कहानी बना के समझा देगा। लेकिन आपको उसको तैयार रखना पड़ेगा और तैयार रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या लग रहा है, जो ये अध्यक्षीय व्यवस्था इतनी आसानी से कहानी की तरह सुन रहे हो, क्या इतना आसान है? इसको इतना आसान बनाने में 10 साल लग गए हमको। 5 से 7 साल अपनी तैयारी की, 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तब जाकर के इस व्यवस्था को हम इतना आसान बना पाए। जिसको हमको समझने में 10 साल लग गए, उसको मैं आपको 10 मिनट में समझा दिया। तो क्या आप समझते हैं कि आप 10 मिनट में पुरोधा बन जाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, इसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए आपको विचार करना पड़ेगा, इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। जितना ये काम करेंगे तब होगा। मुश्किल नहीं, ये वादा है आपसे। जो शिक्षकों को 10 साल 12 साल 15 साल सीखने में लगा, वो शिक्षक आपको 10 मिनट में सिखा देगा, अगर उसके अंदर पढ़ाने की कला है। लेकिन उसके बाद केवल आप मेहनत कर दीजिए। इसीलिए मैं बार बार अपने विद्यार्थियों से कहता हूं, हर आने वाली पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से बेहतर बन सकती है। इसका क्लास में बैठा हुआ कोई बच्चा आज से 6 महीने बाद इमरान से बेहतर बन सकता है।
कैसे बन सकता है? क्योंकि इमरान सर के पास जितनी भी योग्यता होगी, जितना भी अनुभव होगा, जितने भी ज्ञान होंगे, हम 100 घंटे में आपके दामन में सब उड़ेल के चले जाएंगे। लेकिन आप इस कक्षा में पढ़ेंगे तो आप कुछ हिस्ट्री वाले टीचर से भी सीखेंगे, कुछ ज्योग्राफी वाले से सीखेंगे, कुछ इकोनॉमी वाले से सीखेंगे, कुछ साइंस वाले से सीखेंगे, कुछ इमरान सर से सीखेंगे, और उसके बाद जो आपका व्यक्तित्व बनेगा वो इमरान सर से भी बेहतर व्यक्तित्व बनेगा। लेकिन शर्त है कि इमरान सर ने अपने ज्ञान का जितना जल आपके लोटे में उड़ेला, क्या सब आपने थाम लिया या नहीं? अगर छलका दिया तब अगला इमरान सर आप नहीं बन पाएंगे, तब इमरान सर से बेहतर आप नहीं बन पाएंगे। आप इमरान सर से बेहतर तब बन पाएंगे जब हर शिक्षकों के द्वारा ज्ञान का जल उड़ेलने पर पूरा का पूरा अपने गिलास में, अपने लोटे में, अपने बर्तन में थाम लेंगे, उसमें से कुछ छलकाएंगे नहीं। जो बच्चा ये तय कर लिया नहीं सर, हम अपने शिक्षकों के द्वारा दिया गया ज्ञान का एक भी बूंद छलकने नहीं देंगे, मेरा वादा है 1 साल बाद हम लोगों से बेहतर दुनिया में आप जाके खड़े होंगे। समझ रहे हैं बात को? इसलिए गंभीरता के साथ पढ़ाई करनी है। अगर आपने वास्तव में सर्वप्रथम बैच लिया है, अगर आपने इस बैच के साथ अपनी तैयारी शुरू की है, अपने शरीर का एक एक लहू इसके लिए झोंक दीजिए, अपनी पूरी क्षमता लगा दीजिए। आपके पास हमसे ज्यादा एनर्जी है, आपका हीमोग्लोबिन मेरे से बेहतर है, आपके पास मेरे से ज्यादा ताकत है, आपके पास मेरे से ज्यादा क्षमता है, आप हमसे ज्यादा हार्डवर्क कर सकते हैं। केवल कोर्स से लेकर मत खुश हो जाइए, केवल पीडब्ल्यू का हिस्सा बनकर मत खुश हो जाइए, मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन यह वादा है, इस मेहनत में मार्गदर्शन की कमी नहीं आएगी, पॉलिटी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं आएगा जो आपको परेशान करेगा, वो मैं सब समझाऊंगा। और केवल पॉलिटी नहीं, हर सब्जेक्ट का हर विषय हर शिक्षक समझाएगा। बस अपना अपना तरीका है हर शिक्षक को पढ़ाने का, अपना अपना तरीका है समझाने का हर शिक्षक का, लेकिन मेहनत हर शिक्षक आपके लिए करेगा। इसलिए मेहनत करिए, खूब ताकत लगाइए, वरना कंपटीशन का दौर है। ये मेहनत, ये बहुत प्रतिस्पर्धा है, और इस प्रतिस्पर्धा के दौर में अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। कि वर्तमान में शिक्षक का काम केवल कुछ ज्ञान नहीं देना है, अध्यक्षीय व्यवस्था का गुण और दोष नहीं बता देना है, ये तो एआई की दुनिया में जाकर आप गूगल से निकाल लेंगे। वर्तमान में शिक्षक का काम है किताब में लिखी गई कठिन भाषाओं को सरल भाषा में पिरोकर बच्चों को पहुंचाना, बच्चों को बताना, बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना, बच्चे के अंदर अच्छे विचार पैदा करना, बच्चे के अंदर विश्लेषण क्षमता का विकास पैदा करना, और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। आज से 10 साल का पहले का शिक्षक दूसरा होता था, आज से 5 साल का भी शिक्षक दूसरा होता था। ये एआई का जमाना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। ये एआई के जमाने में शिक्षक का काम केवल ज्ञान देना नहीं है, केवल कुछ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, केवल कुछ डेटा बताना नहीं है। अब टीचर की भूमिका बदल चुकी है, और बदले हुए भूमिका में आपको पढ़ा रहे हैं पॉलिटी। हम तो 2015 से पढ़ा रहे हैं, लेकिन 2015 में जैसा पढ़ाया था वैसा अब 2025 में हम नहीं पढ़ा रहे हैं। हमने अपना तरीका बदल दिया है, क्योंकि दौर बदल चुका है। इसलिए मेहनत करिए। ठीक है, चलिए। तो ये तो आपका अध्यक्षीय व्यवस्था कंप्लीट हो चुका है, अध्यक्षीय व्यवस्था आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको लेके चलता हूं, 3 टर्म समझने हैं, परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक। परिसंघात्मक, परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक। परिसंघात्मक को इंग्लिश में कहा जाता है कन्फेडरल, संघात्मक को इंग्लिश में कहा जाता है फेडरल, एकात्मक को इंग्लिश में कहा जाता है यूनिटरी। बच्चे पूरा पॉलिटी पढ़ के विदा हो जाते हैं और तीनों का मतलब सही से समझ नहीं पाते हैं। व्हाट इज मीन्ट बाई कन्फेडरल, व्हाट इज मीन्ट बाई फेडरल, व्हाट इज मीन्ट बाई यूनिटरी। परिसंघात्मक व्यवस्था क्या है, संघात्मक व्यवस्था क्या है, एकात्मक व्यवस्था क्या है। नोट्स अभी नहीं मिला है प्राची, नोट्स कल मिल पाएगा, आज अपलोड नहीं किया गया, कल अपलोड होगा। काहे परेशान हो, नोट्स जाएगा कहाँ, नोट्स तो मिल ही जाएगा। पहले जो समझाया जा रहा है इसको समझते रहिए, नोट्स तो बहुत मिल जाएंगे, ये भी मिलेगा और भी मिल जाएगा, जितने नोट्स कहेंगे उतने दे देंगे। पहले ये तो समझो प्राची, काहे परेशान हो इतना। मैंने पहले ही बता दिया था, नोट्स कल अपलोड होगा, अभी अपलोड नहीं हुआ है, उसी ऐप पर अपलोड होगा जहां पर आप क्लास कर रहे हैं, वहीं पर स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन है, वहीं पर मिलेगा आप। ठीक है, अभी क्लास पढ़िए आप। तो परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक समझ डेवलप करिए।
अगर आप समझ पर नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब भी पढ़ने का सही तरीका आप नहीं सीख पाए हैं। आपका दिमाग किस पे जा रहा है? कोई मिल जाए मसाला जिसको हम पढ़े जल्दी जल्दी, कोई मिल जाए फैक्ट जिसको हम जल्दी जल्दी याद कर रहे हैं। नहीं, ये तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। मैं पॉलिटी की समझ डेवलप कर रहा हूं, मैं पॉलिटी के अंतर्गत आपको, आपके विचार को बनाना चाहता हूं, आपके अंदर विश्लेषण क्षमता को बनाना चाह रहा हूं। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए जो करा रहा हूं। बाकी नोट्स तो मिल जाएगा, कल तक नोट्स आपको मिल जाएगा, परेशान मत होइएगा। वो तो सिर्फ इसलिए दिया जा रहा ताकि आप हमारे पढ़ाने के बाद रिवीजन कर लें। बाकी काम यही आएगा जो मैं यहां करा रहा हूं आपको। क्लास पे फोकस करिए प्लीज। तो मैंने क्या कहा कि 3 व्यवस्थाएं होती हैं, एक परिसंघात्मक व्यवस्था, एक संघात्मक व्यवस्था और एक एकात्मक व्यवस्था। ये इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? किस आधार पर ये व्यवस्थाएं बनती हैं? केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर। केंद्र और राज्य के रिलेशन के आधार पर कोई व्यवस्था निम्नलिखित 3 प्रकार से होती है। या तो परिसंघात्मक होगी, या तो परिसंघात्मक होगी, या तो संघात्मक होगी, या तो एकात्मक होगी। तो किस आधार पर तय होता है ये परिसंघात्मक है, ये संघात्मक है, ये एकात्मक है? पहले इसको समझिएगा। परिसंघात्मक के अंतर्गत छोटी छोटी इकाइयां, छोटी छोटी इकाइयां, इकाइयों का मतलब क्या हुआ? छोटे छोटे प्रांत आपस में समझौता कर आपस में समझौता करके एक संघ का निर्माण करते हैं, एक संघ का निर्माण करते हैं। पहली बात। तो संघात्मक में क्या होता है? संघात्मक में भी छोटी छोटी इकाइयां आपस में समझौता करके, आपस में समझौता करके एक संघ का निर्माण करते हैं, एक संघ का निर्माण करते हैं। तो अंतर क्या हुआ सर? ये तो दोनों समान बात है। हाँ, हम भी कह रहे हैं समान बात है। परिसंघात्मक व्यवस्था में भी छोटी छोटी इकाइयां आपस में समझौता करके एक संघ का निर्माण करती हैं, और संघात्मक व्यवस्था में भी छोटी छोटी इकाइयां आपस में समझौता करती हैं, कंप्रोमाइज करती हैं, कंप्रोमाइज करके एक संघ का यानी यूनियन का निर्माण करती हैं। लेकिन परिसंघात्मक व्यवस्था में जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, जो प्रांत हैं, प्रांत का मतलब जो राज्य हैं, प्रांत कभी भी अपने संघ से अलग हो सकते हैं। प्रांत कभी भी अपने संघ से अलग हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हाथों पे कंट्रोल करिए। कमेंट करने का समय नहीं है, केवल समझने का समय है। कमेंट मत करिएगा कोई अभी, केवल समझिए चीजों को। और संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत कोई प्रांत अपने आप को संघ से नहीं कर सकता। कोई प्रांत अपने आप को संघ से अलग नहीं कर सकता। समझिए सर, परिसंघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो छोटे छोटे प्रांत आपस में समझौता करके संघ का निर्माण करते हैं, यहां पर राज्य इस बात के लिए आजाद होते हैं, राज्य इस बात के लिए स्वतंत्र होते हैं, वह कभी भी अपने आप को संघ से अलग कर सकते हैं। और जब वो संघ से अलग होंगे तो संघ टूट जाएगा। यानी कि जैसे परिवार के छोटे छोटे बच्चे मिलकर दादा को ताकत देते हैं, दादा संभालो आज से घर का पूरा खर्चा, हम लोग जितना भी कमाएंगे, हमारी पत्नियां आपके साथ रहेंगी, जो भी पैसा आएगा वो हम सब आपको देंगे। लेकिन परिसंघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत बेटों को इतनी आज़ादी है, बेटा जब चाहे अपनी वाली को ले और ट्रेन पर बैठे दिल्ली निकल जाए। अगर ऐसा कर देंगे बेटे बागवां की तरह, तो दादा अकेले हो जाएंगे, दादा का परिवार टूट जाएगा। बेटे आज़ाद हैं, वो अपनी पत्नी को लेकर कहीं भी निकल जाते हैं। इसका मतलब है कि परिसंघात्मक व्यवस्था में कौन मजबूत है, केंद्र या राज्य? परिसंघात्मक व्यवस्था में संघ कमजोर है, काहे? कभी भी संघ टूट सकता है। कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा, केवल क्लास को समझिए अच्छे से।
तो मैंने क्या कहा कि परिसंघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत संघ की स्थिति कमजोर होती है, संघ की स्थिति कमजोर होती है, संघ की स्थिति कमजोर होती है और राज्य की स्थिति मजबूत होती है, राज्य की स्थिति मजबूत होती है, मजबूत होती है। संघ का मतलब दादा, प्रांत का मतलब बेटा। बेटा कैसे मजबूत हुआ? क्योंकि बेटा अपनी वाली को लेकर कभी भी निकल सकता है, दादा रोक नहीं सकते उसे। और दादा कैसे कमजोर हो सकते हैं? क्योंकि दादा को छोड़कर बेटे कभी भी जा सकते हैं। इसका मतलब है कि परिसंघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत दादा कमजोर हैं और बेटा मजबूत, यानी कि केंद्र मजबूत स्थिति में है, संघ की स्थिति मजबूत है और राज्य की स्थिति कमजोर है। लेकिन संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी प्रांत यानी कोई भी बेटा अपने संघ से यानी कि दादा से अलग नहीं हो सकता। काश भारत का हर परिवार संघ बन जाए, काश भारत का हर परिवार संघ बन जाए। भारत में कोई अनाथालय और वृद्धा आश्रम नहीं होंगे, कोई वृद्धा आश्रम फिर नहीं होगा। लेकिन आज स्थिति क्या है आपके परिवारों में, हमारे परिवारों में? शादी हुई नहीं, बेटा अपनी वाली को दूसरे महीने ही लेकर बेंगलोर चला गया, दिल्ली चला गया। दादा को खिलाने के लिए एक रोटी भी कोई घर पे नहीं है और साहब अपनी वाली को लेकर के थाईलैंड का सफर कर रहे हैं, बैंकॉक का टिकट करा के घूम रहे हैं और यहाँ दादा पड़ोसियों के लिए रोटी के मोहताज बैठे हुए हैं। इसका मतलब हमारा परिवार अब कैसा हो चुका है? परिसंघात्मक जैसा हो चुका है, क्योंकि हमारे परिवारों में दादा की स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है, बेटों की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। एक जमाना था आपके पापा का जमाना, मजाल नहीं थी कि पापा कभी अपने पत्नी को, आपकी मम्मी को पीछे बाइक पर बैठाकर चाट खिलाने बाजार ले गए हों। एक जमाना आज का आ गया है, बेटों को कहने में भी शर्म नहीं आती कि अपनी वाली को लेके चले जाएं, चाहे पिता को रोटी देने वाला भी घर पे कोई ना हो। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे परिसंघात्मक क्या है, संघात्मक क्या है। दोनों ही स्थितियों में मैंने बताया कि परिसंघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत भी छोटे छोटे प्रांत आपस में समझौता करके एक संघ का निर्माण करते हैं। संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत भी छोटे छोटे प्रांत आपस में समझौता करके एक संघ का निर्माण करते हैं। लेकिन अंतर इस बात का है कि परिसंघात्मक व्यवस्था में प्रांतों के पास यह शक्ति है, कभी भी संघ को छोड़कर जा सकते हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि राज्य आजाद है, प्रांत आजाद है, प्रांत के पास शक्तियां हैं, लेकिन संघ कभी भी टूट सकता है। इसीलिए मैंने कहा परिसंघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत संघ की स्थिति कमजोर होती है और राज्य की स्थिति मजबूत होती है। लेकिन संघात्मक में क्या होता है? कोई भी राज्य संघ को छोड़कर जा नहीं सकता है। यह फेविकोल का एकदम मजबूत जोड़ है। इसका मतलब है कि परिसंघात्मक की तुलना में यहां पर संघ मजबूत हो जाता है, संघ मजबूत हो जाता है और राज्य यानी प्रांत कमजोर स्थिति में होता है, कमजोर स्थिति में होता है। क्या होता है? कमजोर स्थिति में होता है। अब मैं कमेंट करने के लिए बोलूंगा, अब कमेंट करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया? जितना आगे की बात नहीं पूछ रहा हूं मैं, जहां तक मैंने समझाया यहां तक समझ में आया सभी लोगों को? आलोक कुमार, अंजलि, अवनीश, आलोक, पूजा, एकता, नूतन, उर्मिला और भी ऐसे बच्चे जिनका नाम मैं नहीं देख पा रहा हूं। क्या विद्यार्थियों को समझ में आया? अभी तक आप परिसंघात्मक और संघात्मक में जितनी व्याख्याएं मैंने की, क्या ये आप लोग समझ पाए? कमेंट करके बताइए, फिर मैं आगे चलता हूं। ओके, राइट। अब आगे कहानी सुना रहा हूं और जब तक कहानी फिर सुनाऊंगा कोई बोलेगा नहीं, और कहानी सुनाने के बाद फिर पूछूंगा नहीं समझ में आएगा तो हमसे बताइएगा आप। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। न समझ में आने में का केवल एक कारण कि मानसिक संतुलन में कोई दिक्कत है। ध्यान रखिएगा, एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत समस्त शक्तियां, सभी पावर किसके पास होती हैं? केंद्र के पास होती हैं।
राज्य को केवल वही कार्य करने होते हैं, राज्य को केवल वही कार्य करने होते हैं, वही कार्य करने होते हैं जो केंद्र द्वारा सौंपे जाते हैं, जो केंद्र द्वारा सौंपे जाते हैं। राज्य को केवल वही कार्य करने होते हैं जो केंद्र द्वारा सौंपे जाते हैं। और एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र इतना पावरफुल है, संघ इतना पावरफुल है कि केंद्र चाहे तो राज्यों का नष्ट भी कर सकता है। केंद्र चाहे तो राज्यों का नष्ट भी कर सकता है, समाप्त कर सकता है, राज्यों को नष्ट कर सकता है, इतना पावरफुल होता है केंद्र। अब मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। ये दादा वाला जमाना है, ये पापा वाला जमाना है, ये आप वाला जमाना है। दादा के जमाने में क्या होता था? मैं आपके पापा की बात नहीं कर रहा हूं, आपके दादा की बात कर रहा हूं, आपके दादा की बात कर रहा हूं। आपके दादा के जमाने में सारा बागडोर दादा के कंधों पे होता था। पापा को केवल वही कार्य करना होता था जो दादा निर्देश देते थे कि राम लखन आज बुआ के यहां न्योता है, चले जाना। राम लखन आज ड्यूटी मत जाना, घर पे आज धान लगेगा। राम लखन आज जाओ बहन को लखनऊ दिखाओ डॉक्टर से। राम लखन पैसा ले लेना, अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी लेते आना। पापा दादा के निर्देशों के अनुसार अलावा कुछ एक कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं थे। पापा केवल वही कार्य करते थे जो दादा द्वारा सौंपे जाते थे। पापा की मजाल नहीं थी कि अपनी पत्नी को बैठाकर एक बार जाकर चाट खिला दें। पापा की मजाल नहीं थी दिवाली के अलावा मम्मी को एक साड़ी तक अपनी इच्छा से दिला दें। सारी ताकतें दादा के पास होती थी, दादा का ही शासन चलता था। और अगर दादा बेटे से नाराज हो गए तो तुरंत बोलते थे अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, निकलो यहां से, निकलो यहां से, बच्ची यहीं रहेगी, पत्नी यहीं रहेगी, मैं उसको खिला दूंगा, निकलो यहां से, अपना रोजी रोटी की व्यवस्था कर दो। दादा इतने ताकतवर थे कि जब चाहे पिता को घर से बाहर भी निकाल देते थे। जवानी में भी पिता को लाठियों से मारा गया है, आपके दादा ने मारा है। आज मजाल है, मार के दिखाओ बच्चे को भी। बेटे की तो बहुत दूर की बात है। शादीशुदा होने के बाद भी बेटे अपने पिता से ठोके जाते थे। वो व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था है जहां सारी शक्तियां केंद्र के पास होती है। ये व्यवस्था भी ठीक नहीं थी क्योंकि यहां महिलाओं का शोषण था, यहां निरंकुशता थी, यहां तानाशाही थी, यहां राज्यों को कोई आजादी नहीं थी। लेकिन एकात्मक व्यवस्था में यही होता है, जहां पर यूनिटरी सिस्टम होगा वहां पर समस्त शक्तियां केंद्र के पास होगी और राज्यों को केवल वही काम करना होगा जो केंद्र द्वारा सौंपे जाएंगे। जहां पर एकात्मक व्यवस्था होगी वहां समस्त शक्तियां केंद्र के पास होंगी। राज्य को केवल वही कार्य करने होते हैं जो केंद्र द्वारा सौंपे जाते हैं। आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है चेतन, आपको बहुत इश्यूज आ रहे हैं, वो आपकी पर्सनल दिक्कतें हैं, ठीक है बाबू, उसको आप सही करिए। आपका नेटवर्क दिक्कत है, बफरिंग बाकी, और क्लास सही जा रही है, क्लास में कोई बफरिंग नहीं हो रही। तो अगर दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ये बना रहा, एकात्मक व्यवस्था दादा का जमाना था, संघात्मक व्यवस्था पापा का जमाना है, और परिसंघात्मक में जेन जी जनरेशन है, तो हमें लगता है इसे बुढ़ापे तक ये कॉन्सेप्ट भूल नहीं पाओगे आप। और इसका मतलब आप समझ गए हैं। अब अगर हम बात करें कि परिसंघात्मक का कोई एग्जाम्पल दीजिए सर, ऐसा कोई देश है जहां परिसंघात्मक व्यवस्था है? परिसंघात्मक व्यवस्था का कोई एग्जाम्पल दीजिए, कोई ऐसा एग्जाम्पल है? हां, परिसंघात्मक व्यवस्था कहां पर है? रूस में। जैसे रूस में, जैसे रूस, पहले सोवियत संघ के अंतर्गत कितने सारे राज्य जाते थे, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, जितने तान थे सब उसमें आते थे पाकिस्तान छोड़ के। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ टूटा, कितना बचा? रूस, क्योंकि उसके सारे प्रांत उसका साथ छोड़ दिए। इसका मतलब है कि परिसंघात्मक व्यवस्था में केंद्र का नष्ट होता है,
संघ का नष्ट होता है, राज्यों का नष्ट नहीं हो सकता है। केंद्र के पास ये ताकत नहीं कि राज्यों को नष्ट कर दे। आज के जमाने में क्या पिता के पास ये पावर है कि बेटों को बाहर निकाल दे? ये पावर पापा के पास अब नहीं रह गई है जेन जी जनरेशन में। लेकिन बेटे जब चाहते हैं पापा को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन बेटे जब चाहते हैं पापा को छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? बेटे की स्थिति मजबूत है। बेटा नॉन डिस्ट्रक्टिव है। नॉन डिस्ट्रक्टिव को हिंदी में कहा जाता है अविनाशी, और डिस्ट्रक्टिव को इंग्लिश में कहा जाता है विनाशी। जो टूट जाए, जो विघटित हो जाए, जो समाप्त हो जाए, उसे विनाशी कहा जाता है। जो कभी ना टूटे, जो कभी समाप्त ना हो सके, उसे अविनाशी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है परिसंघात्मक देशों के अंतर्गत अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ होता है। अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ होता है। विनाशी संघ होता है। यह शब्द कभी सुना है कि आज पहली बार सुन रहे हैं? विनाशी और अविनाशी। इसका मतलब रशिया क्या है? रशिया अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। वहां पर राज्यों का नाश नहीं हो सकता, लेकिन संघ का नाश हो सकता है। इसलिए रशिया को अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहा जाता है। और संघात्मक देशों में क्या होता है? संघात्मक देश का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? अमेरिका। सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका है। अमेरिका में पूर्ण संघात्मक व्यवस्था है। अभी आगे सिद्ध करेंगे हम कैसे यहां पूर्ण संघात्मक व्यवस्था है। क्या अमेरिका में ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, गहरा कॉन्सेप्ट बोलने जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को आप लोग। क्या अमेरिका में प्रांत संघ को छोड़ के जा सकते हैं? नहीं जा सकते सर। अभी आपने बताया था कि संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी प्रांत अपने संघ को छोड़कर नहीं जा सकता। क्या संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत संघ के पास यह पावर है कि वह केंद्र को नष्ट कर सकता है? नहीं सर। संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र के पास यह पावर भी नहीं होती है कि वह राज्यों को नष्ट करे। हम कहना यह चाहते हैं कि संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत न राज्यों का नष्ट होता है, न ही संघ का नष्ट होता है। और जिसका नष्ट न हो वह नॉन डिस्ट्रक्टिव कहलाता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? अविनाशी। इसका मतलब, इसका निष्कर्ष क्या निकला? अमेरिका क्या है? विनाशी राज्यों का विनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, या विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, या अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है? अब बताओ, बूझो और उत्तर दो। कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया, कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया। अब आप उत्तर देके बताओ, अमेरिका विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, या अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, या अमेरिका अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, या अमेरिका विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है? उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एग्जाम्पल है बाबू। बेगम जी इतना 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 इमोशनल मत होइए। बेगम जी कह रही है सर आप गलत कह रहे हैं, कैसे बेटे छोड़ के चले जाएंगे? अमूमन ये हो रहा है। कोई चीज कहने का मतलब वो 100% सत्य नहीं होता बाबू। कहने का मतलब जो परंपरा में आ गया है। आज यही तो हो रहा है ना ज्यादातर वर्तमान में। राज्यों का जो किताबें लक्ष्मीकांत आपकी नहीं कर पाई हैं। अब आइए आगे लिखिए।
तो कमेंट करके बताइए आप लोग बाबू, एकात्मक व्यवस्था में राज्य कैसे होते हैं? व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र राज्य का नष्ट कर सकता है, राज्य का नाश हो सकता है, लेकिन संघ का नाश नहीं होगा। तो ब्रिटेन क्या है? और एकात्मक व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण ब्रिटेन है। एकात्मक व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण ब्रिटेन है। यही पे रोक दे क्लास, क्योंकि जब क्लास चल ही नहीं पर 2 मिनट में गड़बड़ हुआ तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लास है। हाँ सर, ये 7 तक एंड कर लीजिए, क्योंकि दिक्कत है, केबल चेंज करना पड़ेगा। क्या दिक्कत आ गई ना? क्या करना, क्या दिक्कत आई है? नेटवर्क इशू आ गया। हाँ, वहाँ मैसेज बता दीजिएगा आज 1 घंटे ही क्लास हो गई, 50 मिनट बस बोल दीजिएगा, मैसेज यहाँ से आया है, वहाँ ग्रुप में डाल दीजिएगा कि 50 मिनट की ही क्लास हुई। क्षमा चाहूंगा विद्यार्थियों अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है। क्लास रुक गई है और कुछ केबल का इशू आ गया है जो तुरंत अब सही होने में कम से कम 1-1.5 घंटे लग जाएंगे उसे, तो इस वजह से क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं, इसी डायग्राम पे रोक रहे हैं। आज की क्लास केवल 50 मिनट हो पाई है, इसको यहीं पर रोक रहे हैं, कल इसी के सेम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी तकनीकी समस्या आई है उसके लिए हमें खेद है। ऑनलाइन और ऑफलाइन की दुनिया में यही सबसे बड़ा अंतर है। ऑफलाइन में अगर टीचर जिंदा है तो क्लास चलती रहती है, लेकिन ऑनलाइन में टीचर सामने खड़ा भी है तब भी कई बार क्लास नहीं चल पाती है अगर कोई टेक्निकल इशू आ गया। कुछ टेक्निकल इशू आ गया है जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पा रही है। अब अगर आगे होगी भी तो ऐसे क्लास रुक रुक के चलेगी तो दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को, तो आप लोगों को दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि कश्यप जी ने एक बात सबसे पहले बोली थी, मैंने इनको बोला भी भैया सबकी क्लास सही चल रही है, आपके नेटवर्क में कोई दिक्कत होगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कश्यप के नेटवर्क में दिक्कत नहीं, दिक्कत यहीं से थी, तभी सबको दिक्कत आ गई। तो अभी अगर करेंगे तो फिर बीच में रुक जाएगा और पूरा रिदम गड़बड़ हो जाएगा क्लास का, पूरा रिदम क्लास का गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जब पिक्चर रुक रुक के आती है तो पिक्चर समझ में नहीं आती है। पिक्चर जब साफ सुथरी चलती है, क्लियर आवाज़ होती है, क्लियर वीडियो होता है, बीच में कोई रुकावटें नहीं होती, तब पूरा पिक्चर समझ में आता है। और ये सब बहुत कॉन्सेप्चुअल मुद्दा मैं समझा रहा हूँ पॉलिटी का। ये सब पॉलिटी के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये पॉलिटी की आपकी न्यू तैयार करेगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो इस कक्षा को आज यहीं पर रोकेंगे। 50 मिनट ही हुआ, लेकिन 50 मिनट में काफ़ी कुछ सिखा के जा रहा हूँ आपको। तो 50 मिनट में आज मैंने केवल इतना सिखा पाया कि परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक में क्या अंतर है। कल जब आप आएंगे तो कल मैं आपको सिखाऊंगा कि संघात्मक व्यवस्था का लक्षण क्या होता है, फिर मैं आपको सिखाऊंगा एकात्मक व्यवस्था का लक्षण क्या होता है। फिर हम भारत को खंगालेंगे, भारत को छान कर देखेंगे कि भारत क्या है, भारत संघात्मक है या भारत एकात्मक है या भारत परिसंघात्मक है। भारत में संघात्मक व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण हैं, भारत में एकात्मक व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण हैं,
भारत में परिसंघात्मक व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण हैं और भारतीय संघात्मक व्यवस्था किस प्रकार से अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था से भिन्न है। कल ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, कल ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा, शासन प्रणाली। फिर बेसिक से शुरू करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की मूल अवधारणा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप सारे लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत मन के साथ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और पीडीएफ भी आज मैं अपलोड करा देता हूं याद करा के। कल मेरा ध्यान उतर गया था, आज दिन में भेजा इसलिए अपलोड नहीं हो पाया है, तो कल अच्छे से करिएगा, ठीक है। एक बार मैं रिकैप कर दूंगा, अब फिर से पूरी बात समझाना ये पॉसिबल नहीं होगा। आधे घंटे का 50 मिनट का सेशन पूरा का पूरा फिर से बताना ये पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा। मैं एक बार रिकॉल कर दूंगा, कॉन्फेडरल, फेडरल और यूनिटरी, परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक में क्या डिफरेंस है, क्या समानताएं हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, कल एक बार मैं फिर से समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। पहले नहीं होता था कभी भी। अभी